11th क्लास केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल कंसेप्ट, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। ये आपने थोड़ा बहुत 9th में पढ़ा हुआ है कि जो हम एटॉमिक मासेस पढ़ते हैं वो कैसे होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो एक्चुअल मास नहीं होता, रिलेटिव मास होता है। क्योंकि हम वो मास जो है वो बहुत छोटा है, एक एटम का मास बहुत छोटा है, हम हर जगह पर उसे बार बार नहीं लिख सकते, तो हम इसे रिलेटिव फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ किसी और के मास के अंदर। जैसे कि जो एक हाइड्रोजन का मास है उसे स्टैंडर्ड सेट कर लिया गया, बाद में कार्बन का किया गया। आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ द C12 कार्बन। मास जो है वो कार्बन 12 का 1/12 लिया जाए, उसको हम कंसिडर करते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी है 9th क्लास के अंदर। उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के भी दो फॉर्मूलाज आपने पढ़े थे, गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास, और ये है आपका मॉलिक्यूलर मास। और एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय में एवोगाड्रो नंबर। स्मॉल n बाय में n नॉट। एवोगाड्रो नंबर जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती थी 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। जैसे कि हम एक डजन को फिक्स कर देते हैं, 1 डजन में 12 होते हैं कोई भी आइटम्स हो, उसी तरह से 1 मोल फिक्स है। 1 मोल कब बनेगा, जब इतने पार्टिकल्स या इतने एटम्स कलेक्ट होंगे या इतने मॉलिक्यूल्स कलेक्ट होंगे, तभी वो क्या होगा, 1 मोल काउंट होगा। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम किसी मास को, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है, या तो हम 1 U लिख रहे हैं, अगर उसे ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मास यूनिट। अगर फॉर्मूला यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं तो वो फॉर्मूला मास यूनिट बन जाता है 1 FMU। ठीक है, ये बेसिक चीजें ये आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना, जैसे कि ग्लूकोज है C6H12। ठीक है, अगर मान लो इसका आपने मास कैलकुलेट करना है तो कार्बन के कितने देंगे, 6 प्लस 12 इंटू 1 हाइड्रोजन का, 6 इंटू ऑक्सीजन। कार्बन का क्या होगा, जैसे कि 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। आप इसको प्लस कर दोगे, ठीक है, टोटल कर लो इसका, जो भी वैल्यू आएगी। अगर यूनिफाइड मास में पूछा हो तो यूनिफाइड मास में लिख दो, ग्राम में एक्सप्रेस करने के लिए कहा है तो ग्राम में लिख दो, कोई भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करना, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना एटॉमिक मास की हेल्प से। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप जैसे कि H2SO4 का अगर लिखोगे, H2SO4 तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4। ठीक है, 2 प्लस 32 प्लस 64, ये आपका आ जाएगा 98 ग्राम, अगर ग्राम में लिख रहे हैं, या फिर U अगर यूनिफाइड में बोला हुआ एक्सप्रेस करने के लिए। मॉलिक्यूलर मास इस तरह से कैलकुलेट होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन देखते हैं हम। मोल कंसेप्ट हमने ये वाले जो फॉर्मूलाज, ये दोनों फॉर्मूलाज यूज होंगे, ये दोनों फॉर्मूलाज। ठीक है, मोल की जो डेफिनेशन है टर्म्स ऑफ मास में हम क्या लिखते हैं, 2-3 डेफिनेशन है। A mole is defined as the amount of substance which has mass equal to gram atomic mass if the substance is atomic or gram molecular mass। इसका कहने का मतलब क्या है कि मोल का मतलब क्या है कि अगर किसी भी सब्सटेंस की, कोई एटम ले लिया, उसका जो गिवन मास हो वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा, तो 1 मोल हो जाएगा। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन का लेते हैं H2 गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, 2 इंटू 1 2 ग्राम, और आपको गिवन मास भी m की वैल्यू भी 2 हो और कैपिटल M2 होता ही है। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, 1। मास के टर्म्स में ये बोला जाएगा कि जो आपका गिवन मास है ना वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर गिवन है तो वो 1 मोल बन जाएगा। ठीक है, ये मास के टर्म्स में डेफिनेशन है। नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में भी इसी तरह से डेफिनेशन है कि अगर किसी के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स कंटेन है एक सैंपल के अंदर, तो वो 1 मोल होगा, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, इस टर्म में भी वही सिमिलरली हम डेफिनेशन लिखेंगे। और अब यहाँ पे अगर गैसेस भी पढ़ रहे हैं तो तीसरी चीज क्या ऐड हो जाती है,
वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, बताया था आपको एसटीपी मैंने, ठीक है, वो कितनी आ रही थी 22.4 लीटर। तो यानी कि 1 मोल की वैल्यू फिक्स होगी। 1 मोल के अंदर गैस में कितने वॉल्यूम होती है, 1 मोल गैस की 22.4 लीटर। तो तीसरी डेफिनेशन गैस की टर्म्स में, वॉल्यूम की टर्म्स में लिखी जाएगी गैस की, ठीक है। इन केस ऑफ द गैसेस अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द गैस व्हिच हैज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स। 1 मोल उसे कहा जाएगा और गैस के केस में जिस गैस की वॉल्यूम कितनी हो 22.4 लीटर्स हो तो उसे हम 1 मोल बोलेंगे। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम। कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर और मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ये मॉलिक्यूलर मास जो आपने कैलकुलेट करना है, ये एक एटम का कहा हुआ है। इस बार मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ, कैलकुलेट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मास ऑफ एन एटम, एक एटम कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका सिल्वर का और सेकंड पार्ट है आपका मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मॉलिक्यूल ऑफ CO2। इसके मास कैलकुलेट करना है आपने। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। एटम ऑफ सिल्वर, सिल्वर का मास जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास सिल्वर का होता है 108 ग्राम, ठीक है, 108 ग्राम में ले रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास में ले रहे हैं, यूनिफाइड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब इसके हमें 1 एटम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6.022 इनटू में 10 की पावर 23। 1 मोल इतने से बनेगा, ठीक है। 1 मोल का मतलब क्या है कि जब 108 ग्राम पूरा 1 मोल के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6.022 इनटू में 10 की पावर 23 एटम्स में कितना मास होता है 108 ग्राम। तो 1 एटम में कितना मास होगा, डिवाइड कर दो इसको, कैलकुलेशन आप कर लेना, वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इसको डिवाइड कर देना, ये जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखना, 10 की पावर ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -23, ठीक है। एक एटम का मास आ जाएगा इस तरीके से। सेकेंड, तीसरा मॉलिक्यूल काउंट करना है CO2 का, CO2 का आप मॉलिक्यूलर मास काउंट कर लो। CO2 का मास क्या आ जाएगा 12 + 16 × 2 32 44 ग्राम, यानी कि 44 ग्राम के अंदर 6.022 इनटू 10 की पावर 23 एटम्स है, ठीक है। या इसको हम उल्टा लिख लेते हैं, क्योंकि हमने 6.022 इनटू 10 की पावर 23 एटम्स के अंदर कितना वेट है 42 ग्राम वेट है, ठीक है। तो एक एटम का कितना, एक मॉलिक्यूल का कितना वेट होगा, यहाँ मॉलिक्यूल होंगे एटम नहीं होंगे, तो ये मॉलिक्यूल है CO2, 44 बाय में 6.022 इनटू में 10 की पावर 23। ये आपने पहले भी किए हुए हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स, सिंपल है ये बिल्कुल। दो ही फॉर्मूलाज यूज होते हैं, गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय में एवोगाड्रो नंबर, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये आप क्वेश्चंस तो खुद कर लोगे, इसमें जो थोड़ा सा अलग है वो मैं आपको करवाता हूँ। कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। Calculate the number of molecules. Calculate the number of molecules present in 350 centimeter cube of NH3 ammonia gas at 273 Kelvin and 2 atmospheric pressure and 2 atmospheric pressure, ठीक है। ये हमें कंडीशन की बना है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब
ऑफ अमोनिया गैस एट 273 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके अंदर हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, गैस इक्वेशन, जो भी हम इसमें 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। वो इक्वेशन कौन सी होगी? P1 बाय में T1 इज इक्वल टू P2 बाय में T2। ये एक इक्वेशन होती है, P1 V1 बाय में T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय में T2। P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, T का मतलब टेम्परेचर। क्वेश्चन को समझो, ये कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करो जो 350 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अमोनिया की हो, इतने टेम्परेचर और इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब हमें कंडीशन गिवन है वॉल्यूम की, ठीक है। अगर ये वॉल्यूम हमारे को यहाँ हमने पढ़ा था 1 मोल में कितनी वॉल्यूम होती है? 22.4 लीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक है, 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 1000 से मल्टीप्लाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यानी कि 22,400 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है। लीटर को हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमें यहाँ पे टेम्परेचर, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम में कंडीशंस निकालने पड़ेंगे। जो वैल्यू गिवन है पुट करो, P1 V1 बाय में T1, ठीक है। पहला जो आपको नॉर्मली होता है वो चीजें हम पुट करेंगे जो गिवन है हमारे पास। P1 प्रेशर गिवन है आपको 2, V1 350 बाय में टेम्परेचर 273 केल्विन, ठीक है। फर्स्ट जो कंडीशंस गिवन है वो पुट कर दी, P1 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम 1 कितने है 350 सेंटीमीटर क्यूब, बाय में टेम्परेचर T1 कितना होता है 273 केल्विन। अब जो मैंने आपको 1 मोल की डेफिनेशन बताई थी वो एसटीपी कंडीशंस में बताई थी। 22.4 लीटर कब होगा? जब एसटीपी कंडीशंस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो आप, प्रेशर 2 वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम हमें काउंट करनी है, टेम्परेचर कितना होगा 273, ठीक है। 1 into में V2 बाय में 273, जो नॉर्मल कंडीशंस होती है उसमें टेम्परेचर इतना होता है, प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, वॉल्यूम अब हमें कैलकुलेट करनी है। ये कैंसिल हो जाएगा तो V2 आ गया आपके पास 700 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आपको जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं ना वो कितने में निकालने हैं? 700 सेंटीमीटर क्यूब में निकालने हैं। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड सिंपल, 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 बाय में 22,400, और जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है 700 में कितने होंगे? इस वैल्यू को 700 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू आप सोल्व करके निकालोगे उसका आंसर आ जाएगा ये आपका। दोबारा रिपीट करता हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस एट दिस एंड दिस। अब हमें कंडीशंस अलग दी होना है गैसेस से रिलेटेड, तो इसमें गैस इक्वेशन यूज होती है P1 V1 बाय में T1, P2 V2 बाय में T2। P1 यानी कि जो हमें प्रेशर गिवन है 2 एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम 1 जो हमें गिवन है 350, T1 यानी कि टेम्परेचर 273 जो गिवन है, ये वैल्यूज पुट कर दी। अब दूसरी जो कंडीशन होगी वो नॉर्मल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एसपीटी कंडीशन, एसटीपी के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे पुट करता है प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेरिक नॉर्मल, V2 हमें वॉल्यूम पता नहीं कितनी होगी, नॉर्मल V2 ले लिया हमने या x कुछ भी ऐड कर सकते हो, टेम्परेचर हमें पता होता है 273, यहाँ पे पुट कर दिया। कैंसिल करोगे, यहाँ से वॉल्यूम आई 700 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम जो आई है 700 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि अब हमें इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो भी चीज पूछे है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। 22.4 लीटर यानी कि इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे? डिवाइड कर दो, यूनिटरी मेथड 700 में कितने होंगे? जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने से उसको 700 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था जो आपने पहले नहीं किया हुआ था। नेक्स्ट देखो, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। अब मोल कंसेप्ट हम किसमें पढ़ेंगे? सॉल्यूशंस के अंदर।
अभी हम सिंपल पढ़ रहे थे, सॉल्यूशंस में कुछ नए फॉर्मूलाज पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशंस। इसमें से एक तो टर्म्स तो आपने पहले पढ़ी हुई है, जैसे कि फर्स्ट आपको गिवन है मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज। मास परसेंटेज सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके जो बनता है वो क्या होता है सॉल्यूशन, यानी कि होमोजेनियस कंपोजिशन होती है, जहां दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होमोजेनियस एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। नॉन रिएक्टिंग होते हैं, वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, वो कंप्लीटली मिक्स अप हो जाते हैं, एक ही सेपरेशन बाउंड्री जिसकी नहीं दिखती। जैसे कि अगर हम पानी में नमक मिक्स करते हैं वो क्या बन गया, एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया। तो नमक यहाँ पर क्या है सॉल्यूट, और जो वाटर है वो क्या है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मास परसेंटेज क्या होती है, जैसे कि अब सॉल्यूट की पूछी जा रही है मेनली, मास परसेंटेज होती है कि उसमें कितना प्रेजेंट है, तो आप वही फॉर्मूला लगाओगे, मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपने पहले 9th में भी पढ़ा हुआ है, बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज के लिए क्या लगता है 100, ठीक है। सेकेंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी पढ़ा हुआ है आपने, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में होती है, यहाँ ये दोनों चीजें ग्राम के अंदर होते हैं, यहाँ पे आती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो वॉल्यूम होती है वो लीटर के अंदर होती है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कैसे निकलते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, लीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले, तब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये स्ट्रेंथ आ गई। नेक्स्ट अभी तुम आप नया पढ़ोगे वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी आपने नहीं पढ़ा होगा पहले, ठीक है। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीजें पढ़ी हैं, पर लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसे बोला जाता है मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं मोलैरिटी, ठीक है। मास ऑफ, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, या नंबर ऑफ मोल्स लिख लो, सॉल्यूट के ही है ये, नंबर ऑफ मोल्स किसके सॉल्यूट के बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है मोलैरिटी। उसके बाद आपका आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, बस नीचे वॉल्यूम की जगह क्या चेंज होता है, इस पर मास यूज होता है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये नंबर ऑफ मोल्स तो सॉल्यूट वही है सेम, यहाँ पे क्या आ जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो किसके अंदर किलोग्राम के अंदर। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वहां सॉल्यूशन की वॉल्यूम है और यहाँ सॉल्वेंट का मास है, ठीक है। ये दो फर्क होता है इसके अंदर, इसमें तो वॉल्यूम होती है सॉल्यूशन की लीटर के अंदर ही होगी, मोलैरिटी और मोलैरिटी के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो होती है नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नॉर्मैलिटी जो है वो क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वही लीटर के अंदर, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट होता है ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम नॉर्मैलिटी कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि इक्विवेलेंट मास बाय में मॉलिक्यूलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट मास
इसके लिए आपको पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालने से पहले इक्विवेलेंट मास निकालना सीखना होगा, ठीक है। तो पहले हम ये सीखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला तो समझ में आएगा हमें, मास ऑफ सॉल्यूट बाय में इक्विवेलेंट मास, मास ऑफ सॉल्यूट बाय में इक्विवेलेंट मास। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय में इक्विवेलेंट मास। अब पहले हमें ये बताना चाहिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, ये देखो, इक्विवेलेंट मास एसिड बेस या कोई आयन हो उसके हिसाब से अलग अलग निकलता है, ठीक है। अगर जैसे कि हम एसिड की बात कर रहे हैं, इसमें हम एसिड का केस ले लेते हैं, इक्विवेलेंट मास जो है वो किसका ले रहे हैं, अब हम पहले एसिड का ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको डिवाइड करना पड़ेगा बेसिसिटी के साथ, मॉलिक्यूलर मास बाय में बेसिसिटी। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, एसिड की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास बाय में बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स आयंस, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। जैसे कि HCl, इसमें एक हाइड्रोजन है तो इसकी बेसिसिटी क्या है 1। H2SO4, इसमें 2 हैं तो इसकी बेसिसिटी क्या है 2। तो अब इसको ध्यान से समझो, नॉर्मेलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का आगे क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय में इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, अगर एसिड है तो मॉलिक्यूलर मास बाय में बेसिसिटी, और बेस है तो मॉलिक्यूलर मास बाय में एसिडिटी, ठीक है, उसके हेल्प से ये निकलेगा। अब आता है आपका आगे मोल फ्रैक्शन, इसको दोबारा से देख लो, नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय में इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास बाय में बेसिसिटी, एसिड के केस में एस और बेस के केस में एसिडिटी, ठीक है। एक एग्जांपल से ये चीज समझ में आ जाएगी जब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे देखो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के बाय में टोटल किसी भी चीज, ठीक है। अगर जैसे हमने सॉल्यूट के निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में जो पूरा सॉल्यूशन बन रहा है उसके मोल से हम डिवाइड करेंगे N1 बाय में N1 प्लस N2। अगर हम सॉल्यूट के निकाल रहे हैं, इसको काई से भी डिनोट किया जाता है कई जगह पे, Chi1 बाय में Chi1 प्लस Chi2, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ये सॉल्यूट किया तो ये किसके हैं, सॉल्वेंट के। नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करना सीख रखे हैं, गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास या फिर गिवन पार्टिकल बाय में एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। सॉल्यूट के जो मोल्स हैं डिवाइडेड बाय में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, यानी कि टोटल सॉल्यूशन के जो मोल हो गए, इसको Chi1 से भी डिनोट किया जाता है। द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन, जी आएगी जो आपकी, ये मोल फ्रैक्शन आएगी, इसको आप N1 से डिनोट करोगे, मोल फ्रैक्शन को काई से डिनोट करोगे। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करोगे, काई से। इसे बोला जाता है काई, ये जो सिंबल है X जैसा सिंबल बनता है, ये काई होता है। अगर मान लो Chi1, ये तो बता रहा है सॉल्यूट के बारे में, Chi2 ये बता रहा है सॉल्वेंट के बारे में, तो Chi1 प्लस Chi2 हमेशा 1 होता है, यानी कि सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन ये हमेशा 1 होती है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ऐसे अगर सॉल्वेंट के निकालेंगे तो यहाँ N1 की जगह क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा, नीचे हमेशा टोटल रखा जाएगा। ये आपका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया जाता है, काई से डिनोट करते हैं इसे, ये सिंबल है काई का। Chi1 प्लस Chi2 हमेशा 1 होता है। नंबर ऑफ जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट की प्लस सॉल्वेंट की, वो हमेशा टोटल 1 होती है।
अब इसमें देखो मोलैरिटी इक्वेशंस यूज होती है जो हम कैलकुलेशन में सम में यूज करते हैं, वो क्या होती है m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ठीक है, मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम। जो आपको दो सॉल्यूशंस की कंडीशंस गिवन होंगी वो इस फॉर्मूले में हम इक्वेट कर सकते हैं। ऐसे ही नॉर्मैलिटी इक्वेशन होती है n1v1 इज इक्वल टू n2v2। अगर कोई बैलेंस रिएक्शन होती है ना, वहां पे नंबर ऑफ एटम्स को लिखा जाता है, तो ये इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाती है, m1v1 बाय में n1, m2v2 बाय में n2, ठीक है। अगर आपको वैल्यूज गिवन है n1 और n2 की, तो इसको पुट किया जाता है, वरना ये m1v1 इज इक्वल टू m2v2 ये रहती है इक्वेशन। और नॉर्मैलिटी के केस में n1v1 इज इक्वल टू n2v2। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, इससे आपको ये जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उसको अप्लाई करना आ जाएगा। फर्स्ट है व्हाट इज द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का तो बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहे 5 ग्राम सॉल्यूट को 50 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है। इसका मास परसेंटेज निकालो सॉल्यूट का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मास परसेंटेज का मतलब क्या, मास ऑफ द सॉल्यूट 5 बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कैसे बनेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू में 100। मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया फॉर्मूले के अंदर, 5 बाय में 55 इनटू में 100। इसको आप सॉल्व कर लो, 11 बाय में 100 आपके परसेंटेज आ जाएगी डिवाइड करके, ठीक है। 9 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा परसेंटेज के अंदर आंसर लिख सकते हो। ये तो पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी। सेकंड क्वेश्चन है जो अब हम नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये मास परसेंटेज का तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब जो हमने नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी के फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसको अप्लाई करना सीखो। अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, एक सॉल्यूशन है ऑक्सैलिक एसिड का, COOH का ट्वाइस .2H2O, ठीक है। ये आपको ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला गिवन है। इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, किससे बनाया जाएगा, बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम of acid in 250 centimeter cube of 250 centimeter cube of the solution. Calculate molarity and normality. Calculate करना है हमें क्या, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी। सेकंड इज नॉर्मैलिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। इसमें अब हमें मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी काम करनी है। ऑक्सैलिक एसिड का ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। मोलैरिटी देखो पहले, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, मोलैरिटी क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम है सॉल्यूशन के लीटर के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है आपके पास 0.63 ग्राम बाय में मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो इसका, ऑक्सैलिक एसिड COOH.2H2O, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सब को आप टोटल करके प्लस कर दोगे, ये वैल्यू आ रही है 126, ठीक है। कार्बन का हो जाए 12 12 12 24, ऐसे ऑक्सीजन सारे काउंट कर लेना, ये आ रहा है टोटल 126 ग्राम। कैलकुलेशन करके ये वैल्यू 126 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 126 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्व कर लो, ये आप हटाओगे, नीचे क्या आएगा 100, 1 बाय में 2, 1 बाय में 200, 0.005 मोल्स, ठीक है। 1 बाय में 200 मोल्स आ गया, मोल्स आ गए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर होनी चाहिए,
लीटर के अंदर हमारे को किसमें गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 मिलीलीटर, यानी कि हमें ये क्या गिवन है, 250 मिलीलीटर। तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, ये आपका आंसर आ जाएगा लीटर के अंदर। ठीक है, ये लीटर के अंदर आंसर आ गया। तो अब आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर लो। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कितने हैं, 1 बाय में 200 बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 बाय में 1000। कैलकुलेशन कर लो, आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी, सॉल्यूशन करके 0.02, ठीक है, 0.02 मोलर जो है वो इसकी क्या है, मोलैरिटी, एम से शो किया जाता है, मोलैरिटी की यूनिट होती है, ठीक है, मोलर, 0.02 मोलर। ये वैल्यूज आप कट कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करके। तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स निकालना क्या सीखा, गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास, पुट कर दिया, मोल्स निकाल दिया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम इसमें गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में, उसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, लीटर के अंदर, वैल्यूज इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा मोलैरिटी का। ठीक है, इसके आगे अभी हमारा रह गया नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी काउंट करते हैं अब हमने। यहां पे क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय में वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने से पहले क्या निकालना पड़ता था, इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ता था। तो इक्विवेलेंट मास का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय में एसिड है तो बेसिसिटी, मोलर मास बाय में बेसिसिटी। मोलर मास आया 126 और बेसिसिटी का मतलब क्या है कि कितने हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेसेबल है। COOH डॉट 2H2O के अंदर एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेसेबल है। ठीक है, ये वाले दोनों हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेसेबल है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 2। तो इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या आ गया, 63 ग्राम। ये इस तरह से हम ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं पहले। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास आ गया आपका 63, ग्राम में लिख दो इसको, ग्राम इक्विवेलेंट मास आ गया आपका, ग्राम में लिखना है तो इसमें ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास आया, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास बाय में इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास कितना है आपका 0.63 ग्राम बाय में इक्विवेलेंट मास कितना आया 63, ये आ जाएगा 1 बाय में 100। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपके पास क्या आ गए 1 बाय में 100। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर दो, नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला लगा दो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 1 बाय में 100 बाय में वॉल्यूम किसके अंदर, लीटर के अंदर, 250 बाय में 1000। कैलकुलेशन कर लेना इसकी। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.04। नॉर्मल के लिए जो है वो ये क्या यूज करते हैं, हम एन यूज करते हैं नॉर्मैलिटी के लिए। ठीक है, 0.04 नॉर्मल, ये आपका आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी में डायरेक्ट वैल्यू पुट की थी, नॉर्मैलिटी में हमें क्या करना पड़ता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने पड़ते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास गिवन मास होता है, इक्विवेलेंट मास चाहिए होता है, और इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या, मोलर मास जो आपका है बाय में बेसिसिटी, अगर एसिड है, एसिडिटी अगर बेस है, तो इसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं वो रिप्लेसेबल थे, इसको बोला जाता है बेसिसिटी। ठीक है, आपको ऑब्जर्वेशन से पता चलता है एक तरीके से कि जो भी एसिड बन रहा है उसके अंदर कितने हाइड्रोजन आ गए ना रिप्लेसेबल वाले। इस हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे हम, ये वाटर के अंदर वाला रिप्लेस हो सकता है, जो आयंस बना सकता है, उसको उसकी काउंटिंग की जाती है। 2 से डिवाइड किया, 63 ग्राम आया इक्विवेलेंट मास का आपका, ये आ गया नॉर्मैलिटी। ठीक है, इस तरह से आपके मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी पे क्वेश्चंस है, और इक्वेशंस पे अप्लाई करके भी हैं, या फिर आपके जो मोल फ्रैक्शन पे हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करना, बाकी क्वेश्चंस थोड़े बहुत और मैं नेक्स्ट टॉपिक में करवा दूंगा।